Hello everyone, nice to see you on my channel. Dear friends and subscribers, I'm so happy that so many of you have subscribed my channel. आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं द लास्ट लेसन जो कि क्लास 12th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो से है। उस पर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आफ्टर सो मेनी डेज आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस लॉन्ग वीडियो, so I'm trying to do my best, so be patientful and study this chapter very carefully. So thank you, especially इतने सारे सब्सक्राइबर्स को मैं अपने दिल से थैंक्स कहता हूँ। और आज की डेट में 704 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हाल ही में बहुत से बच्चों ने स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस क्रिएट करूं और जिसके सिलसिले में आपको मैं ये 12th क्लास के इस लेसन को पढ़ाने जा रहा हूं। और आगे चल कर के मैं बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहता हूं, जैसे ग्रामर के टॉपिक्स पर और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक पर भी बनाना चाहता हूं। बट कुछ प्रॉब्लम्स लाइक जो बाधाएँ हैं उसकी वजह से हमें वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिल पाता है इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सो सॉरी, बट इट्स माई हार्ट डिज़ायर टू क्रिएट सम यूजफुल एंड गुड वीडियोज़ फॉर यू ऑल, सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ठीक है, बस इतना तो मैंने बोल दिया। लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम होने वाला है जो मैंने इन बातों को कहा है, लेकिन चलिए, ये लॉन्ग वीडियो है तो हो सकता है लंबा जाए। आई थिंक 30 मिनट या 45 मिनट का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है। बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो इग्नोर करिए, जो अच्छी चीज़ें उनको पकड़िएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं। आप सबने इतना सारा प्यार दिया तो मुझे उसके लिए मुझे थैंक्स कहना तो बनता ही बनता है। तो बार बार मेरे हृदय से आपके लिए थैंक्स एंड थैंक्स निकल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट लेसन ऑफ फ्लैमिंगो। ओके, इसके लेखक हैं अल्फांसो डॉरेट। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अल्फांसो डॉरेट जो 1840 से 1897 के बीच में इनका लाइफ स्पेन रहा है। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं, अच्छे राइटर रहे हैं। और बाकी ये है कि आप बुक में अवेलेबल है। मेन जो चीज़ है वो आपको लेसन के बारे में जानना है, तो उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टर है फ्रांज, जो कि एक स्कूल बॉय है। ही इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन and student of a school. You can say he is the protagonist of the lesson. Okay, M. Hamel, he is a teacher of French language and has true patriotic feeling towards his motherland France. Okay, तो ये बताया गया कि जो एम हैमल स्कूल टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, बहुत ही शिद्दत से उन्होंने पढ़ाया और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा है, समर्पण है। वो देशभक्त व्यक्ति हैं और अपने देश के प्रति बहुत गहरा प्यार रखते हैं। और कुछ विलेज पीपल भी हैं जो लास्ट लेसन के उस क्लास में बैठे हुए थे पीछे, जिसको आप जब लेसन में पढ़ेंगे समझेंगे तो जान पाएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसके मेन टेक्स्ट को, जो यहाँ पर शुरू होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं कुछ पोर्शन रीडिंग करता हूँ, फिर इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनते जाएँ, समझते जाएँ, पेशेंसफुली। ओके, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Okay, Hindi meaning, try to understand. लेखक जो एक स्कूल बॉय है कहता है कि उस सुबह मैं देर से
स्कूल के लिए निकला और जल्दी में था, डरा हुआ था। ख़ास तौर से एम हैमिल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे और मुझे तो उसका पहला शब्द भी नहीं पता था, पहला शब्द भी नहीं याद हुआ था। एक पल के लिए सोचा कि मैं स्कूल ना जा कर के कहीं और चला जाता हूँ, कहीं खुले में अपना दिन बिताऊँ, क्योंकि दिन गर्म था, चमकदार था, धूप निकली हुई थी, चिड़िया जंगल के किनारे पर चहचहा रही थीं और खुले में जो आरा मिल के पीछे यहाँ पर शामिल जो है, शामिल मतलब आरा मिल, ठीक है, उसके पीछे जो खुला मैदान है वहाँ पर प्रसिद्ध सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे और ये बहुत ही अधिक लुभावना था पार्टिसिपल्स के रूल के तुलना में। लेकिन मेरे अंदर इतना नियंत्रण था, इतनी आत्मशक्ति थी कि मैं जल्दी जल्दी करके स्कूल की तरफ जाने लगा। आगे बताया गया है, अच्छा यहाँ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिए गए हैं, मैं मीनिंग पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ओके, नाउ हियर आई एम गोइंग टू रीड दिस पोर्शन। यहाँ से When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. From there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? ओके, मीनिंग, लेखक कहता है कि जब मैं वहाँ जो टाउन हॉल यानी जो सभागार है, बड़ा सभागार के पास से होकर गुजरा तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड जिसका नाम दिया गया है, सूचना पट। वहाँ से होकर गुजरा तो देखा कि वहाँ, अच्छा ये जो सूचना पट है हमें याद दिलाता है कि पिछले 2 सालों से हर बुरी बुरी खबरें यहाँ से आती रही। क्या? युद्ध का हारना, सैनिकों की भर्ती से संबंधित आदेश और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ऐसे मतलब कई सारे खबरें आती रही थी। तो वहाँ से कोई अच्छी चीज़ की तो उम्मीद ही ना करें, ठीक है। इस तरह से लेखक निराशाजनक भाव व्यक्त करता है और कहता है कि मैंने सोचा, अपने स्वयं से ही सोचता रहा बिना रुके हुए कि लो इस बार क्या खबर हो सकती है। ओके, मीनिंग आप देख सकते हैं, स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Wachter, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मीनिंग है, जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था तो वहाँ पर लोहार जिसका नाम वाक्टर है अपने अप्रेंटिस यानी नौसिखिए के साथ वहाँ खड़ा था और बुलेटिन बोर्ड की जो सूचना है वो पढ़ रहा था। मुझे बुला के कहता है, अरे लड़के इतनी जल्दी क्या है, बहुत टाइम है, तुम पहुँच जाओगे, टाइम से पहुँच जाओगे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। लेखक कहता है कि मैंने सोचा कि मेरा मजाक बना रहा है और मैं जल्दी जल्दी हाँफते हुए एम हैमल के छोटे गार्डन, जो वहाँ पर उनका गार्डन था, टीचर ने गार्डन लगा रखा था, उस गार्डन के पास तक पहुँचा। ओके, मीनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। ब्लैक स्मिथ मतलब क्राफ्टमैन इन आयरन मेटल, लोहार जिसको कहते हैं। अप्रेंटिस मतलब जो सीखने वाले होते हैं, नए नवेले सीखने वाले लोग होते हैं, लड़के, तो उनके लिए यूज किया गया है। और ओके, नाउ लेट्स रीड सेक्शन 4। ओके, बताया गया है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks,
lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Okay, so let's understand in Hindi. Okay, here telling यूजुअली मतलब आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर शोरगुल होता था जो बाहर सड़क तक सुनाई देता था। किस तरह का शोरगुल? जैसे बच्चे अपना डेस्क खोलते हैं, बंद करते हैं और अपने पाठ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ कर के याद करते हैं, है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स और आवर ईयर्स, और अपने कान को हाथ से बंद करके और अपना पाठ जोर जोर से बोल बोल करके याद करते थे। और क्या, ताकि अच्छे से याद कर सकें, बेहतर तरीके से याद कर सकें। ओके, वेरी लाउड, बहुत तेज, विथ आवर हैंड्स और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने कान बंद करके हम अपना पाठन करते थे। और क्या होता था? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर अपनी पटरी को टेबल पर जोर जोर से पटकते थे। ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, फिर आज ये सब बिल्कुल शांत था। और मैंने तो ये सोच रखा था कि जो शोरगुल में मैं चुपचाप से जा कर के, बिना ज़्यादा लोग मुझे गौर करें, मैं चुपचाप से जा कर के बैठ जाऊँगा अपनी सीट पर। लेकिन निश्चित तौर पर, बट ऑफ कोर्स निश्चित तौर पर उस दिन तो इतना शांत था कि जितना रविवार की सुबह में स्कूल में जितना सन्नाटा होता है, उस तरह का सन्नाटा था। मतलब लेखक को ताज्जुब होता है कि आज ये क्या हो गया, इतने शोरगुल के अलावा आज तो शोर बिल्कुल शांत है। और फिर क्या होता है? थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से देखा कि मेरे जो क्लास मित्र हैं, कक्षा के मित्र हैं, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एम हैमल आगे पीछे चल रहे हैं और अपना जो भयानक रूलर है ना, पटरी लोहे की, वो अपनी बाहों के तले दबाए हैं। मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और सबके देखते देखते मैं क्लास के अंदर गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं उसमें कितना झेंपा हुआ और कितना डरा हुआ सा था। आप बस कल्पना कर सकते हैं, मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, और मैं भी इसे नहीं बता सकता, आप कल्पना कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो, दैट्स राइट, आई होप यू आर एंजॉइंग। ओके, कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको कितना एंजॉय करते हैं। ओके, नेक्स्ट पोर्शन। तो चलिए ठीक है, आगे बताया गया है सेक्शन 5। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." अच्छा, ये छोटा पैराग्राफ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या? पिटने का, डांट खाने का जो डर था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दया भाव से, जैसे मतलब बहुत सज्जनता के साथ कहा, जाओ जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रांज, और हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लाइट जाए तो चाहे आए, है ना। ओके, इसीलिए फेस रिवील करके वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम को मैंने ओवरकम किया है। ओके, बाय द वे लेट्स सी पैरा नंबर 6, नेक्स्ट मतलब सेक्शन 6।
Franz quickly took his seat, noticing that M. Hamel was dressed in fine embroidered green coat, silk cap, and frilled shirt, usually reserved for special occasions. The school felt solemn, and Franz was surprised to see the village people, including old Hauser and local officials, sitting quietly on the empty back benches. Everyone appeared sad, and M. Hamel held an old worn primer, sorry, and Hauser held an old worn primer on his lap with his spectacles. Hmm? मीनिंग, अच्छा, फ्रांज जल्दी से अपनी सीट पर जाता है और ध्यान देता है कि एम हैमल अपना अपनी अच्छी पोशाक पहन रखे हैं, जो एम्ब्रॉयडर की हुई हरे रंग की कोट, हाँ, जो नक्काशी की हुई कोट और रेशम वाली टोपी और सुंदर झालर वाली शर्ट। झालर वाली शर्ट कैसी होती होगी आई डोंट नो, लेकिन वहाँ का चलन रहा होगा, तो ऐसा पहन रखा था। सामान्य तौर पर ये विशेष अवसरों पर पहना करते थे। स्कूल आज बिल्कुल भावपूर्ण लग रहा था और फ्रांज बहुत ही चकित था इस बात को देख करके कि गांव के लोग भी आकर बैठे हैं, जिसमें से वो एक वृद्ध हाउसर हैं वो और कुछ वहाँ के स्थानीय अधिकारी आकर के उन खाली सीटों पर बैठे हुए थे, जो पीछे की सीटें थी, खाली सीटें, और हर कोई दुखी प्रतीत हो रहा था। आमतौर पर वो सीटें खाली रहा करती थीं, लेकिन आज वहाँ पर ये लोग भी बैठे हैं। अच्छा, हाउसर जो है उसने अपनी पुरानी पोथी, जो फटी और पुरानी पोथी है, वो भी अपनी गोदी में लेकर के बैठा है और उस पर अपना चश्मा रखा है। तो ऐसा नज़ारा है, ये सब चीज़ें लेखक को बहुत ही चकित कर रही हैं कि आज ये क्या मामला है जो है ऐसा दिख रहा है जो कभी इसके पहले शायद कभी देखा हो। चलिए, Section 7. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave, gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." Let's see. Okay. What a thunderclap these words were to me. Oh, the riches that they had put up at the town hall. Okay, meaning in Hindi. अच्छा, जब मैं इन बातों को देखकर अचरज ही कर रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और उसी गंभीर और सज्जन स्वर में कहते हैं, जो मेरे आने पर जिस भाव से उन्होंने बोला था उसी भाव से बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आज आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है कि यहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आने को है। दिस इज़ योर लास्ट लेसन। ये आज आपका आखिरी फ्रेंच का पाठ है और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से सुने, सतर्क रहें, अच्छे से सुने। ओके, अब देखिए, लेखक कहता है कि ये शब्द मेरे कानों में वज्रपात के जैसे, बिजली की कड़क के जैसे प्रतीत हुई। और तभी कहता है, अच्छा, वो बेचारे जो वहाँ न्यूज़ लगी है, बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा हुआ था टाउन हॉल के पास में, ये वही खबर थी। मतलब उसकी जो उम्मीद थी कि ये बुरी बुरी खबरें आती हैं, तो ये बुरी खबर उनमें से एक थी। और अब उसको समझ में आ गया कि वहाँ पर क्या हुआ था। ओके, आई होप आई एम टीचिंग यू विथ प्रॉपर पेस। ओके, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करिए, अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो भी कमेंट करिए, सही पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करिए, गलत पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट करिए।
आई होप आई एम टीचिंग यू नाइसली, राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो बीच बीच में कुछ और बातें भी आएंगी ताकि आप बोर ना हो जाएं। वैसे भी पढ़ाई तो सबको पसंद का आती है, लेकिन जिसको पसंद आती है वही तो पढ़ रहा है, और जिसको पढ़ाना पसंद आता है वही पढ़ा रहा है। ओके गुड स्टूडेंट्स, नाउ 6 and 8. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop here then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the shore. My book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. हिंदी मीनिंग, अच्छा वर्ड मीनिंग नीचे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ बताया कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, आखिरी फ्रेंच का पाठ, अभी मुश्किल से तो मैं लिखना सीखा और मुश्किल से लिखना सीख पाया, और अब मैं इसके आगे और कभी नहीं सीख पाऊँगा। अब मुझे रुक जाना पड़ेगा पढ़ने से। ओह, मैं कितना दुखी महसूस कर रहा था, कितना मैं अफ़सोस कर रहा था कि मैंने अपने पाठ को अच्छे से याद नहीं किया। मैं चिड़िया के अंडे ढूंढता फिरता था, और जो सार नाम की जगह पर फिसलने की जगह है, ढलान पर फिसलने चला जाता था। मेरी किताबें जो मुझे इतनी मतलब बेकार लगती थीं, मुसीबत लगती थीं कुछ पल पहले, इतनी भारी कि मैं इसको ढोना तक नहीं चाहता था। मेरी ग्रामर की किताब, मेरी इतिहास, जो संतों के इतिहास की किताब, इन सबको मैं तो पसंद भी नहीं करता था। और आज मेरी पढ़ाई रुकने जा रही है। और मेरे दोस्त जिनको मैं छोड़ नहीं सकता, और एम हैमल को भी ये विचार कि वो अब चले जाएंगे, मैं उनको दोबारा कभी नहीं देखूँगा। इन बातों से उनके जो तुनक मिजाजी व्यवहार है, और उनकी पटरी जिससे लोहे की रूलर से बच्चों को पनिश करते थे, ये सब चीज़ें मैं भूल गया। ठीक है ना? तो इस तरह से लेखक बहुत ही सैड फील करता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है आपने समझा है इसे। 9 section. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. Meaning, बेचारे व्यक्ति, ये जो आज इन्होंने अच्छा संडे का कपड़ा पहन रखा है, ये इसी अंतिम पाठ के सम्मान में पहन रखा है। और अब मैं समझा कि ये जो वृद्ध ग्रामीण पीछे जो बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हैं? ये इसलिए क्योंकि उन्हें इस बात का अफ़सोस था, उन्हें भी बड़ा अफ़सोस है कि वो अधिक स्कूल नहीं जा सके, और ये उस मास्टर को जो 40 सालों से विश्वास योग्य रह करके वहाँ पर सेवा दिया है, पढ़ाया है, उसकी विश्वास योग्य सेवा के बदले में उसको थैंक्स कहने का एक तरीका है। और साथ में ये कि अपने देश के प्रति उनका एक सम्मान है जो अब उनका नहीं रहा। अर्थात जो जर्मन ने उस देश को जीत लिया है, उस एरिया को, क्षेत्र को जीत लिया है, तो जिसके चलते अब यहाँ पर इनका शासन प्रशासन छिनने जा रहा है, और अब ये स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र हो चुके हैं। इसीलिए ऐसा बर्लिन से आदेश आया था। ओके,
Next, section 10. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on my desk, my heart beating and not daring to look up. ओके, ये सब बातें मैं सोचता ही रहा। तब तक मेरा नाम पुकारा गया। मेरी बारी थी पाठ को सुनाने की, जो कि मैं इस बात को नहीं कर पाया था। उसके जो ख़तरनाक रूल हैं, ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, इसको मैं ज़्यादा नहीं तैयार कर पाया था। व्हाट आई वुड नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, जिसको कह नहीं सका था। वो जो ड्रेडफुल, उसके मतलब ख़तरनाक लगते थे लेखक को, उसके नियम, पार्टिसिपल के रूल्स उसको बहुत भयानक लगते थे। इसको नहीं सुना सकने की क्षमता थी उसके अंदर। और क्या हुआ, थोड़ा उसने कोशिश किया था कि बिना गलती के उसको याद कर ले, और याद भी किया था, लेकिन क्या होता है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहला ही शब्द में भूल गया। मैं वहाँ खड़ा रहा, डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल धड़क रहा था, मतलब उसकी धड़कनें थोड़ी तेज़ हो गई, जैसे बच्चों की हो जाती हैं। और क्या हुआ, हिम्मत नहीं थी कि ऊपर देख सकूं। तो ये हालत थी उस छोटे फ्रांज की। ओके, मीनिंग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, पैरा नंबर 11 और सेक्शन 11। आई हर्ड एमएमएल से टू मी, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. Okay, okay, that's अंडरस्टैंड इन हिंदी। अच्छा, बताया कि मैंने सुना एम हेमल कहते हुए, आज तुमको छोटे फ्रांस, आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा, तुम पर्याप्त रूप से बुरा मानते हो। अब देखो हम कहाँ पहुँच गए, देखो ये कैसे है। हर दिन हम अपने आप से कहते रहे, अच्छा अभी बहुत टाइम है, बाद में याद कर लेंगे, कल याद कर लेंगे, इसको तो हम कभी भी याद कर लेंगे, ऐसा करके सोचते और कहते आए हैं। लेकिन अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल। और यही बड़ी मुश्किल है अल्सेस के साथ में। अल्सेस नाम की जगह, जो शहर है, वो हमेशा सीखने को, बात को टाल देती है। और देखो उन सब के पास कहने के लिए पर्याप्त मौका है कि देखो ये कैसे है, तुम अपने आप को फ्रेंच मैन, मतलब फ्रांसीसी होने का ढोंग करते हो या दावा करते हो, झूठा दावा करते हो, और तुम ना ही अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो। हाँ, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सब इतने बुरे नहीं हो। छोटे फ्रांस, बेचारे फ्रांस, सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवरसेल्फ विद। हम सब के सब पर्याप्त रूप से धिक्कारे जाने के लायक हैं, पर्याप्त मात्रा में। ओके, तो ये लेसन आपको ये बताता है कि वाकई सीखने को कल पे टालना कितना खतरनाक हो सकता है। नाउ सेक्शन 12। योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills.
so as you have a little more money, and I have been to blame also. I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Okay, मीनिंग, आपके पेरेंट्स वो भी ज़्यादा सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं रहे कि तुमको सीखने पर ज़्यादा जोर देते, दबाव डालते कि हाँ तुम सीखो, पढ़ो, याद करो। और उन्होंने क्या किया, काम पर भेज दिया कि ताकि तुम मिल पे जाओ, काम करो, कुछ पैसे कमा करके लाओ, और ताकि तुम कुछ पैसे ले आ सको। और मैं भी पर्याप्त रूप से दोषी हूँ, मुझे भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन, अच्छा क्या मैंने अक्सर तुमको नहीं भेजा कि तुम जाकर मेरे फूलों में पानी डालो? लेसन अपने याद करने के बजाय, अपना पाठ याद करने के बजाय तुमको पानी डालने के लिए भेज दिया कि मेरे फूलों में पानी डाल दो। और जब मैं कभी फिशिंग ट्रिप पर जाना चाहा, मछली पकड़ने जाना चाहा, तो भी मैंने छुट्टी दे दी, है ना? तो इस तरह से मैंने भी कई बार टाल दिया और मैंने भी लापरवाही की, तो सब के सब दोषी ठहराए जाने के हकदार हैं। 13. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ओके, यहाँ पर ये वर्ड मिस हो गया है, तो मैं इसको लिख दूँ। आई थिंक वेर इज इट, इट इज वेरी मच, sorry for disturbance. Okay, they had the key. Key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it, and all he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. Meaning, क्या हुआ, तब एक बात से दूसरी बात एम हेमल कहते गए, और वो बातें करते गए कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला, कहने लगे कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, स्पष्ट और तार्किक है, हमें अपने बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं और जब तक वो अपनी भाषा की पकड़ बनाए रखते हैं, मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये जो भाषा की पकड़ है उनके लिए उस जेल से या उस कैद से, उस कह सकते हो कि उस गुलामी से छूटने का उनके लिए एक कुंजी है। और तब उन्होंने ग्रामर की किताब खोली, हमारे लिए पाठ पढ़ा। मैं इस बात को देख करके बहुत चकित था कि ये सब कुछ मुझे इतना सब कुछ समझ नहीं आया, ये इतना आसान लग रहा था
और मैंने भी सोचा कि मैंने भी इतने गौर से कभी नहीं सुना था। और क्या, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इतने धैर्य के साथ उन्होंने कभी नहीं सिखाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, ऐसा लगता है कि वो बेचारे सज्जन सब कुछ एक ही बार में सब कुछ जानने से पहले हमारी भेजे में सारा ज्ञान भर देना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना अधिक वो अच्छे से हमें समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे। अच्छा, सेक्शन 14, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rods of the top of our desks. You ought to have shown how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? In Hindi, व्याकरण ग्रामर पाठ यानी व्याकरण पाठ के बाद में हमारा लिखने का सत्र था। एम हेमल उस दिन कुछ प्रतियां बना के हमारे लिए लाए थे, जो बहुत ही सुंदर गोल अक्षरों से लिखी हुई फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वो पूरे उस स्कूल रूम में या उस क्लासरूम में हर कहीं झंडे के जैसे तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, जो हमारे डेस्क के पास जो रॉड बनी होती थी वहाँ ऊपर लटकाया गया था ऊपर के हिस्से पर, और वो बिल्कुल झंडे के जैसा बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। और ये इतना सुंदर था कि बिल्कुल देखने के लायक था। आप इसको देखें तो कितना आप आश्चर्य करेंगे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ कितना शांत था, और सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि जो लिखते समय कागज़ पर पेन के खरोच की जो आवाज़ थी उतनी आवाज़ आ रही थी, बाकी सब कुछ शांत और शांत था। और वहाँ पर क्या हुआ, कुछ भँवरे उड़ कर के आ गए, किसी ने कुछ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जो अपना वो फिशिंग हुक को ट्रेस कर रहे थे ना, जैसे लग रहा था कि ये भी फ्रेंच है। मतलब उनको सब कुछ फ्रेंच ही दिखाई दे रहा था, और पूरे शिद्दत से, पूरी लगन से लिख रहे थे। और छत पर कुछ जो कबूतर आवाज़ कर रहे थे, गुटरू कर रहे थे, धीरे-धीरे बोल रहे थे। मैंने सोचा अपने खुद से कि क्या ये लोग उनको भी जर्मन, इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएँगे क्या? ऐसा करके लेखक का जो बालक मन है सोचता है। वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा नंबर 15, एंड आई होप अब थोड़ा सा ही बचा है और 38 मिनट्स से ज़्यादा हो चुके हैं। चलिए, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first one thing and then another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। हिंदी मीनिंग, जब भी मैंने सर उठा के देखा लिखने के समय, जब भी मैंने सर उठाया तो क्या देखा कि एम हेमल बिल्कुल निस्तब्ध शांत अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं और चीज़ों को एक चीज़ फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे हैं। जैसे लगता है कि वो सब कुछ अपनी आंखों में अपने मन में बैठा लेना चाहते हैं कि वहाँ चीज़ें कैसी दिखती थी उस छोटे स्कूल रूम में। और बिल्कुल शानदार, देखिए पिछले 40 सालों से उन्होंने एक ही जगह पर रह कर के सेवा दी, पढ़ाया, यहीं पर रहे हैं। और उनका जो बगीचा बाहर की तरफ, खिड़की से बाहर बगीचा देख सकते थे। और जो उनके क्लास के सामने ही जैसे का तैसा ही था, कि सब कुछ जैसे का तैसा ही था, केवल जो डेस्क और बेंचेस हैं वो अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से चिकनी हो गई थी। और क्या बताया, द वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ हैं बाहर, वो अब और भी लंबे हो चुके हैं, काफ़ी लंबे हो चुके हैं। हो पॉइंट, जो वहाँ पर एक पॉइंट मतलब एक लता है जो खिड़की से होते हुए ऊपर छत की तरफ जाती है, ये भी वहाँ पर देखा जा सकता है। और कैसे उनका हृदय टूटा हुआ था, ये टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़ने के लिए उनका हृदय काफ़ी दुखी था। ओके, तो बताया कि ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए उन्हें बहुत दुख महसूस हो रहा था, बेचारे सज्जन। और वो सुन सकते थे कि ऊपर के कमरे में उनकी बहन चलती फिरती हुई, चलने फिरने से जो आवाज़ आ रही थी उनको प्रतीत हो रहा था। सारे जो बॉक्स वगैरह हैं पैक किए जा रहे थे और ये सब आवाज़ सुन रहे थे, क्योंकि उनको अगले दिन वहाँ से छोड़ करके जाना था। ये बातें एम हेमल जो टीचर हैं उनको बेहद दुखी कर रही थी। सेक्शन 16, बट ही हैड करेज हियर हिज लेसन। सो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, जो नियर लिखा है ये हियर होना चाहिए। करेज हियर हिज लेसन। So after writing, we had lesson in history, and then the baby chanted their ba be bo boo, their first at both hands on the room. Cole was put on his spectacles and holding primer at back. Spell the letters had put on his. You could see that he too was crying. To laugh and cry with emotion, I remember it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember the last lesson. यहाँ बताया गया जो सेक्शन 16 में, लेकिन उनके पास पर्याप्त साहस था कि वो पाठ को आखिर तक सुन रहे थे। और लिखने के बाद में हिस्ट्री का पाठ, इतिहास का पाठ हुआ। फिर छोटे बच्चे अपना अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन, जो कि बा बे बू ऐसे जो भी उनका अपना शब्द था या अक्षर थे, प्रोनाउंस कर रहे थे। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपने इसको चेक कर लीजिएगा। देयर फर्स्ट एट बोथ हैंड्स ऑफ द रूम, ओल्ड वॉज पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर जो बताया गया है, मैं आपको लेसन मेरे पास जो बुक है मैं आपको पढ़ देता हूँ। थोड़ा सा ये छूट जैसा गया है, चलिए। ये बताया गया है उसके बारे में, क्या है। हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम। You could see that he too was crying। ठीक है, तो मतलब कि जो हाउसर है, वृद्ध हाउसर, वो अपने दोनों हाथों से अपनी पोथी को पकड़े हुए हैं, चश्मा लगाए हुए है उसको, और बच्चों के साथ वो भी बोल रहा है और रो रहा है। बहुत ही भावनापूर्ण है वो। ये देख करके हमें हमें रोना भी आ रहा था और भावुक होना भी आ रहा था। मुझे याद है कि यह इतना फ़नी था कि हम सब हंसना और रोना दोनों ही हम लोग को आ रहा था। कितनी अच्छी तरह से मुझे वो आखिरी पार्ट याद है। ओके,
17. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale. In his chair, I saw him look tall. और तभी बताया कि तभी क्या होता है, तभी चर्च की घंटी बजती है, फिर एंजलस नाम की प्रेयर होती है। उसी क्षण प्रशियन सैनिक जो वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे थे, वो लोग के उनकी जो सैनिक टुकड़ी की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग वापस लौट रहे थे अपने ड्रिल से और खिड़की के सामने से ही गुजरते जा रहे थे। इसको हम देख सकते थे। एम हैमल खड़े होते हैं, बिल्कुल पीले से दिखाई देते हैं अपनी कुर्सी में, और मैंने देखा इतने लंबे दिख रहे थे जैसा मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। इतने लंबे मुझे कभी नहीं दिखे थे। ओके, नाउ Section 18. My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his strength, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. मीनिंग है, कहा मेरे मित्रों, मैं ऐसा कुछ वो कहना चाह रहे थे, तभी उनकी आवाज़ रुध जाती है और कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो आगे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चाक का एक टुकड़ा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और तब वो रुक जाते हैं और दीवार के बल झुक जाते हैं, मतलब सर टिका लेते हैं और बिना कुछ एक भी शब्द कहे हुए इशारा करते हैं अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। एक प्रयास है, नेक्स्ट टाइम मैं और बेहतर तरीके से करना चाहता हूँ। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस लर्निंग को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करते हैं। सीखने और सिखाने के इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। आई होप आपने इसे एंजॉय किया है। हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, 48 मिनट हो चुके हैं, इस पर मैं स्टॉप करता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।